बहुत दिनों तक विचार मंथन के उपरांत मैंने अपने बाल सखा महाराज पांचाल से मिलने का निश्चय किया। इधर पांचाल राज्य में द्रुपद के राज्याभिषेक के समय से ही बाह्य एवं आंतरिक परिस्थितियों में काफी उतार चढ़ाव बना रहता था। हस्तिनापुर एवं मगध के शासक इससे पूर्व उसे अपने साम्राज्य में मिलाने का प्रयत्न कर चुके थे। इन बड़े राज्यों की अस्थिरता का लाभ उठाकर ही छोटे छोटे राज्य निरापद एवं निश्चिंत हो पाते थे। द्रुपद योद्धा के साथ ही उच्च कोटि के बौद्धिक संपदा के धनी थे। हस्तिनापुर से अपने राज्य को सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने अनेक अन्य राजाओं से अपने कूटनीतिक संबंधों को दृढ़ बना लिया था, जिसके कारण पांचाल की स्थिति पूर्वापेक्षा सुदृढ़ हो गई थी। मैंने ध्रुपद से मिलने की मनःस्थिति निर्माण का पर्याप्त प्रयत्न किया, किंतु न जाने क्यों अनायास ही मेरा मन ग्लानि का अनुभव कर रहा था। मैं बार बार अपनी और ध्रुपद की तुलना करने लगता था। एक को उत्तराधिकार में छोटा सा राज्य मिला था, तो दूसरे को विश्व स्तरीय ज्ञान संपदा का अजस्त्र स्रोत। यदि मैं चाहता तो पिता की तरह ही संपूर्ण विश्व में विख्यात हो सकता था, किंतु मैंने उनके गंभीर ज्ञान को समझने में न केवल प्रमाद किया अपितु उसकी अपेक्षा की। जिस वैदिक मंत्र दृष्टा के मंत्रों का पारायण करके लोग लोक परलोक सुधार लेते हैं, उसी के एकमात्र पुत्र की यह दुर्गति, कदाचित यह दुर्योग मेरे कर्मों का फल ही है। मुझे शस्त्रों के प्रशिक्षण की क्या आवश्यकता थी? इसी तरह की अनेक बातें मेरे मस्तिष्क में बार बार आ जा रही थीं, जो मुझे राज्याश्रय ग्रहण करने का निषेध कर रही थीं। दूसरी ओर मेरी भीषण विपन्नता मुझे एक क्षण का भी समय नहीं दे रही थी। बार बार सारे परिजन मुझसे कुछ करने का आग्रह कर रहे थे। इस कुछ में ही मेरा सब कुछ निहित था। जिस स्वाभिमान की रक्षा के लिए अब तक भीषण यातनाओं का स्वेच्छा से वर्ण किया था, उसे आकस्मिक रूप से छोड़ देना उचित प्रतीत नहीं हो रहा था। फिर मैंने विचार किया कि संसार में वही लोग इतिहास में अपना स्थान बना पाते हैं जो अपनी विशिष्ट उपयोगिता समाज में प्रमाणित करते हैं। समाजोपयोगी बनने के लिए भी व्यक्तित्व का अभिज्ञान अनिवार्य है, जिसके लिए किसी न किसी उपयुक्त मंच का होना आवश्यक है। न जाने कितने प्राणी जीवन ग्रहण करते हैं एवं मृत्यु को प्राप्त होते रहते हैं। समाज में उनकी कुछ न कुछ उपयोगिता भी रहती है, किंतु इतिहास में उनका कहीं विवरण नहीं मिलता। इतिहास केवल सत्ता का अनुगमन करता रहा है। जो शासक रहे, उन्होंने अपने अनुयायियों में से ही कुछ को तथा कथित निष्पक्ष लेखन के लिए प्रेरित किया। उन लोगों ने संबद्ध पक्ष को महिमा मंडित किया एवं दूसरे पक्षों को मानवता विरोधी सिद्ध किया। विकल्प के अभाव में कालांतर में वही इतिहास कहलाने की नियति बन गया। इन परिस्थितियों में किसी न किसी शासक का संरक्षण प्राप्त कर लेना मेरे व्यक्तिगत हित में उचित है। रही बात आगे की पीढ़ियों द्वारा मेरे मूल्यांकन की, इसकी चिंता करने का क्या प्रयोजन? संबद्ध पक्ष यदि यशस्वी होगा तो उसका लाभ मिलेगा। यही सब सोच विचार कर मैं द्रुपद से मिलने की अदम्य लालसा लेकर पांचाल राज्य की ओर चल पड़ा। पांचाल नरेश को जब यह पता चला कि मैं उनसे मिलने के लिए घर से निकल पड़ा हूँ, तो उन्होंने अपने गुप्तचरों द्वारा पहले तो इसकी सत्याता की परख की। यह प्रमाणित हो जाने पर कि मैं उनसे मिलने ही आ रहा हूँ, उन्होंने राजकीय वाहन एवं अनुचरों का समूह भेजकर मुझे बुलवा लिया। जैसे ही हमारा रथ पांचाल राज्य की राजधानी के सिंह द्वार पर पहुंचा, प्रधानामात्य ने अपने मंत्रिमंडलीय सहयोगियों के साथ मेरा स्वागत किया एवं ससम्मान राजकीय अतिथि गृह में मेरे विश्राम की व्यवस्था की। रात्रि भोज के समय तक मैं अनवरत इस प्रतीक्षा में रहा कि महाराज द्रुपद अपनी सारी राजकीय व्यस्तता के उपरांत पूर्ण रूप से अनौपचारिक स्थिति में मुझसे मिलने आएंगे एवं फिर काफ़ी देर तक बातें करेंगे। दोनों को बिना मिले लंबा काल खंड व्यतीत हो चुका था मेरा सोचना स्वाभाविक ही था। मैं उनसे मिलने की प्रत्याशा में पूर्व प्रसंगों एवं बाल्यकाल के घटनाक्रमों की स्मृति में खो गया। मुझे विद्यापीठ की वह घटना याद हो गई जब मैंने उसके राजा बनने पर भूलने की बात कही थी। इस पर उसने कड़ा प्रतिवाद करते हुए कहा था, आपका सम्मान करके हमारा राज्य गौरवान्वित होगा। यद्यपि उसने मेरे आदर सत्कार की व्यवस्था उसी स्तर पर की थी जिस तरह की व्यवस्था अन्य अभ्यागत शासनाध्यक्षों की होती है। धीरे धीरे रात्रि का दूसरा प्रहर बीत गया। मेरी प्रतीक्षा समाप्त हो गई, क्योंकि अब आने का समय समाप्त हो चुका था। उसी समय से मेरे मन में अनेक प्रकार के विचार आने लगे। द्रुपद ने जानबूझकर मेरी अवज्ञा की। उसने मंत्रियों को भेजकर अपनी शक्ति का परिचय दिया। कदाचित उसने मुझे यह अनुभव कराया कि तुम कुछ भी सही, किंतु राजा की समानता के योग्य नहीं हो। मैं यह भी सोचने लगा कि द्रुपद
के मुझसे ना मिलने का कोई राजनैतिक कारण भी हो सकता है। मेरी उसकी व्यक्तिगत वार्ता से उसके राजनैतिक संबंध प्रभावित हो सकते हैं। कदाचित हस्तिनापुर से मेरे पूर्व संबंधों के कारण ऐसा किया हो। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं जिनके बारे में मैं समझने में असमर्थ हूँ, क्योंकि मेरा सारा ज्ञान सैद्धांतिक ही तो है। व्यावहारिक स्तर पर तो राजनीति के क्षेत्र में मैं अज्ञान ही हूँ। यही सब सोचते सोचते मैंने रात बिताई। प्रातःकाल मैं चलने के लिए उद्यत हो गया। अब मुझे मन ही मन यहाँ आने के निर्णय पर पश्चाताप भी होने लगा था। मैं बार बार यह सोच रहा था कि इससे तो अच्छा यही था कि मैं ना आता। साथ ही मन के किसी कोने में अभी भी द्रुपद से मिलने की इच्छा हिलोरे मार रही। सोच रहा था शायद कल किसी कारण से ना आ सका हो। राजकीय व्यस्तता को मेरे जैसा अकिंचन भला किस प्रकार समझ सकता था। मनुष्य का मन भी कितना विचित्र है। वह सारी विपरीत स्थितियों में भी अपने अनुकूल तर्क गढ़ लेता है। समस्त बाह्य एवं अंतरंग कारणों के प्रतिकूल होने पर भी वह जल्दी पराजय स्वीकार नहीं करता। वह जिसके प्रति अपनी पूर्व धारणानुसार जिस तरह की प्रवृत्ति निर्मित कर लेता है, उसमें अत्यंत प्रतिकूलन के उपरांत भी जल्दी परिवर्तन नहीं कर पाता। इसी तरह सोचते सोचते और नित्य कर्मों से निवृत्त होने में मध्याह्न का समय हो गया। मध्याह्न भोज के उपरांत मैं चलने के लिए बाहर आया। मेरे प्रस्थान करने की इच्छा जानकर एक सारथी मेरे पास आया और उसने रथ तैयार होने की सूचना दी तथा पास में ही हाथ बांधकर खड़ा हो गया। इसी बीच प्रधानामात्य ने आकर मुझे अन्य साथियों के साथ रथ तक पहुंचाया। मैंने महाराज द्रुपद के बारे में पूछना चाहा, किंतु फिर इस विचार को त्याग दिया। रथ पर बैठते ही मेरा चिंतन प्रवाह सक्रिय हो गया। मेरे मन में अनेक संशय एवं भ्रम भी उत्पन्न हो गए। रथ पांचाल राज्य से मेरे गृहनगर की ओर दौड़ रहा था और मेरा मन पांचाल राज्य एवं महाराज द्रुपद में ही उलझा हुआ था। मैं बार बार इस बिंदु पर आकर अटक जाता था कि मुझसे क्षणिक औपचारिक भेंट करने से उसे क्या आपत्ति हो सकती थी। क्या उस इससे द्रुपद का महत्व कम हो जाता? क्या वह राज्याधिकार से वंचित हो जाता? क्या इससे क्षत्रित्व का अपमान हो जाता या सिंहासन के लिए कोई संकट उपस्थित हो जाता? ये राजागढ़ भी कितने दम्भी होते हैं। ये लोग अपने मिथ्या अहम में इस सीमा तक निमग्न होते हैं कि ये दूसरों की भावनाओं को भी अपने स्वार्थ के अनुसार परिभाषित करते हैं। लोकप्रियता के लिए ये लोग कितना पाखंड रचते हैं, दरबार लगाते हैं एवं उसमें लोगों की निर्धनता का उपहास कर अपनी श्रेष्ठता या महनीयता का महानीयता का प्रदर्शन करते हैं। द्रुपद ने इस तरह के औपचारिक सम्मान का आयोजन करके निश्चय ही मुझे अपना साथी न मानकर अपितु हस्तिनापुर का समर्थक मानकर अपनी प्रशासनिक दृढ़ता एवं स्थिर शासन व्यवस्था तथा शक्तिमत्ता का परिचय दिया है। मेरी तटस्थता का अर्थ कदाचित उसने यह मान लिया कि मैं हस्तिनापुर का प्रशंसक हूँ, या इसके पीछे किसी अन्य राज्य के शासक द्वारा की गई कूटनीतिक चाल भी हो सकती है, जिसके कारण मेरे जाने से पूर्व ही द्रुपद के मन में मेरे प्रति संदेह उत्पन्न कर दिया गया हो एवं उसने मुझसे मिलना ठीक न समझा हो। शासकगण अहर्निश छल प्रपंच दांव पेच राग द्वेष से सने रहते हैं, इसलिए दूसरों की सरलता में भी इन्हें खोट दिखाई देने लगती है। जिस प्रकार जोंक पानी के अगाध प्रवाह में भी अकारण ही वक्राकार चाल से चलती है। जो भी हो, किंतु मेरा मन अंदर ही अंदर मुझे उपालंभ दे रहा था। अरे द्रोण, तुझे ये क्या सूझा जो तू याचक बनकर निकल पड़ा? तू चला था लाभ कमाने, किंतु अपना मूल धन भी गवा बैठा। मेरा मन ग्लानि से भर उठा। कभी मन में आता कि मैं घर ना जाऊं, रास्ते में ही कहीं अकेला निकल जाऊं। कई बार जीवन से ही मुक्त होने का विचार आने लगता। मैं बार बार सोचकर और खिन्न तथा सादग्रस्त हो जा रहा था कि घर पहुंचकर पत्नी, माँ और पुत्र मुझसे जब ये पूछेंगे कि पांचाल नरेश ने क्या उपहार दिया, तब मैं भला उन्हें क्या उत्तर दूंगा? जिनकी आशाएं वापस लौटने पर टिकी हैं, वे खाली हाथ मेरे वापस लौटने पर क्या सोचेंगे या उन पर क्या बीतेगी? यही सोचते सोचते मैं अत्यंत उद्विग्न था। कभी मैं अपने मन को समझाने का प्रयास करता, इसमें मेरा क्या दोष है? यह तो मानव स्वभाव है कि संकट के समय वह हर ओर हाथ पांव मारता है और सोचता है शायद इससे कुछ सहायता मिल जाए। यह आवश्यक नहीं कि वह पहले प्रयास में ही सफल मनोरथ हो जाए। यही सब सोचते सोचते सारा मार्ग तय हो गया और मैं अपने गृह नगर की सीमा में आ गया। रथ से उतरकर जब मैं घर की ओर चला तो मेरे पैर मेरा साथ नहीं दे रहे थे। मेरा मन बार बार पीछे लौटने को कर रहा था। अब तक मेरी समझ में यह नहीं आ रहा था कि परिजनों को मैं क्या उत्तर दूंगा। यदि मैं यह कहता हूँ कि उन्होंने मिलने से मना कर दिया, तो यह प्रकारांतर से मेरा ही अपमान होगा, क्योंकि अब तक मैं ही इन लोगों से यह कहता आया कि द्रुपद तो मेरा वाल सखा है, मेरे जाते ही वह दौड़ा आएगा और मुझे गले से लगा लेगा। मेरा यह भ्रम रेत का घर ही सिद्ध हुआ। इस सत्य से परिजनों को अवगत कराना क्या उचित होगा?
यदि इसके समानांतर कुछ और बताने का प्रयत्न किया जाए तो उसमें कठिनाई यह है कि असत्य को युक्तिपूर्वक बोलने एवं उसे सत्य की प्रतीति कराने का चातुर्य मेरे अंदर नहीं है। ऐसे में वह क्षण भर ही ठहर सकेगा और मैं असत्य बोलकर अपने ही परिवार के सामने विडंबना का पात्र बन जाऊंगा। मुझे कोई उचित समाधान समझ में नहीं आ रहा था। उसी ऊहापोह में फंसा मैं बलि पशु की भांति अपने घर की ओर बढ़ गया। गोद धूली बेला थी, पक्षी अपने नियत स्थानों की ओर उड़ चले थे। वातावरण में निस्तब्धता थी। गायें दिन भर जंगलों में चरने के पश्चात अपने सत्यजात बछड़ों से मिलने को उत्साहित होकर घरों की ओर लौट रही थी। उनके गले में बंधी घंटियां की रुनझुन ध्वनि अत्यंत चिंताकर्षक थी, किंतु मेरा मन खिन्न होने के कारण मुझे सारी बातें अशांति कारक ही प्रतीत हो रही थीं। एकाएक मेरी दृष्टि अपने द्वार की ओर गई। सामने अश्वत्थामा की उंगली पकड़े कृपाचार्य मेरी ओर बढ़े चले आ रहे थे। उन्हें सामने देखकर मैं आश्चर्यचकित रह गया। कारण यह था कि जो कृपाचार्य मेरे निकट संबंधी होते हुए भी मेरे यशस्वी पिता की मृत्यु के समय भी नहीं आ सके थे एवं तब से अब तक कभी भी किसी माध्यम से भी मेरी स्थिति जानने का प्रयास नहीं किया था। वे हस्तिनापुर साम्राज्य के कुलगुरु आज इस अकिंचन के कुटीर पर किस निमित्त पधारे हैं। मैं यह सोच रहा था कि तब तक कृपाचार्य ने आगे बढ़कर मुझे प्रणाम किया। मैं कुशल समाचार पूछ पाता इससे पूर्व ही वे बिना किसी भूमिका के या मेरी प्रतीक्षा के कहने लगे, आचार्य कैसी रही आपकी पांचाल यात्रा? मैं उनके इस आकस्मिक प्रश्न को सुनकर स्तब्ध रह गया। सबसे अधिक आश्चर्य मुझे यह हो रहा था कि कुशल समाचार या पारिवारिक वार्ता की पृष्ठभूमि निर्मित किए बिना इस तरह सीधे प्रश्न पूछना किसी अशिक्षित या अल्पज्ञ द्वारा ही तो ठीक है, किंतु कृपाचार्य जैसा राजनीतिक विशारद यदि यह प्रश्न पूछ रहा है तो निश्चय इसका निहितार्थ कुछ और है। यह सोचकर मैंने उनके इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया एवं मौन बना रहा।